रिकॉर्डिंग साउंड सब। चलो बेटा कैसे हो? लवीश, जतिन, प्रेक्षा, रोहित कैसे हो बेटा? आवाज आ रही है? फटाफट रिप्लाई करो, क्लास स्टार्ट करते हैं। यस सर, ठीक है बेटा। चलो बात करते हैं बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में अपने क्या डिस्कस किया था? अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अपने डिस्कस की थी बेटा, जिसमें अपने NaCl, CaCl, ZnS, CF2, Na2 टाइप कई टाइप के स्ट्रक्चर्स की अपने बात की थी बेटा। ओके चलो, तो लास्ट लेक्चर में उसके बाद बेटा अपने क्या किया था, कुछ नोट लगा के कुछ मैंने 2-3 पॉइंट्स भी आपको बताए थे। ओके चलो 3 पॉइंट तो अपने लिखे थे बेटा, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अगर किसी के घर में नाम हो बेटा तो जी लगा लेना, ठीक है? 2-3 साल पहले एक बार पढ़ा रहा था तो एक बच्ची ने मुंह फुला लिया था, तो मैंने सोचा किसी ने कुछ कह दिया होगा। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या? बोले सर आपने बार बार हीरा हीरा बोल रहे थे। तो मैं क्या हुआ? बोले मेरे पापा का नाम है, ठीक है? थोड़ा सा बुरा लगा, तो हीरा जी, डायमंड जी लगा लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। किसी घर पे मम्मी पापा दादा दादी किसी का नाम हो तो। चलो बेटा बात करते हैं, मैंने क्या कहा, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बच्चा कहेगा सर ग्रेफाइट के बारे में तो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, डायमंड के बारे में यहाँ क्यों बता रहे हो? डायमंड के बारे में यहाँ इसलिए बता रहे हैं बेटा, जो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है उससे रिलेट है ये। ओके तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कैसे क्या होता है, आप डायमंड के स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं पाते। आपको रटना पड़ता है, लेकिन रटना तो है ही नहीं बच्चों। ओके चलो बेसिकली पॉइंट बेटा, अगर मान लो इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो पहली बात तो कार्बन में क्या होता है बच्चों, हमें पता है हर कार्बन एटम जो होता है, डायमंड के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है बेटा। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है? sp3 हाइब्रिडाइज मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? एक s के 3 p के, सीधी सी बात है, 4 बॉन्ड बना रहा है। इसके पास ये बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। अरे आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते? वैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है वो। ओके एटॉमिक नंबर 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी 6 है। फर्स्ट सेल में 2 आ गए, सेकंड सेल में 4 आ गए, 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 ही बॉन्ड बना रहा है, 4 ही बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये बताओ बच्चों, हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp3 में शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल शेप होती है बच्चों। तो क्या कहेंगे, डायमंड की शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल शेप होती है। क्लियर है बेटा? ओके तो क्या कहेंगे, जैसे इसमें हर कार्बन एटम क्या होता है बच्चों, जैसे 4 बॉन्ड बनाता है इस टाइप से, और ये क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्लियर है? पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखना ओके कि इसकी शेप कैसे होती है? टेट्राहेड्रल शेप होती है। ओके क्यों होती है? क्योंकि हर कार्बन एटम क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज। क्लियर है? चलो दूसरी बात ध्यान रखना, डायमंड क्या होता है? पहली बात तो बच्चों देखो, हम नॉर्मली बोलते हैं क्या कि कोई सबस्टांस कंडक्टर होता है, कोई सबस्टांस नॉन कंडक्टर होता है। मतलब तो समझते हो ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल से भी अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर वो सबस्टांस जो क्या होते हैं, कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं, करंट वाला कंडक्टर बेटा। ओके कंडक्टर की बात करें तो क्या होगा, वो सबस्टांस जो करंट फ्लो कर सकते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? कंडक्टर। और वो सबस्टांस जो करंट फ्लो नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। ओके ठीक है, तो कंडक्टर की बात करें, करंट फ्लो कब कर सकता है? कंडक्टर वो होगा जो करंट फ्लो कर सकता है जब चार्ज फ्लो करके। चार्ज फ्लो कब कर सकता है? जब कम से कम फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। यस और नो? क्लियर है? यहां ये बताओ कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं क्या? नहीं बच्चों, हर कार्बन क्या कर रहा है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं बच्चों, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये बताओ चार्ज फ्लो या करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं बेटा। तो कैसा होता है? नॉन कंडक्टर होता है। क्लियर है? तो मैं क्या कहूंगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? नॉर्मली टीचर यहां तक बताते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, खासकर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या होता है? हीट का अच्छा कंडक्टर होता है बच्चों। ठीक है? बच्चा कहेगा सर कैसे? तो नॉर्मली क्या करते हैं, जब इसे हीट करते हैं तो क्या होता है बेटा, आप प्रैक्टिकली समझ भी सकते हो। डायमंड को जब आप हीट करोगे तो इसके जो लोअर पार्ट पे आप हीट करोगे बेटा रेजर लाइट से कैसे भी करके, तो अपर वाली सरफेस है वो भी आपको कुछ टाइम बाद क्या होगी? गर्म फील होगी बेटा। ओके इसका रीजन क्या होता है? यानी
ड्यू टू वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, यानी ये हीट का क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। इसका रीजन क्या है, कार्बन एटम की वाइब्रेशनल मूवमेंट की वजह से। ओके, नो डाउट हर कार्बन एटम क्या होता है, बाउंडेड फॉर्म में होता है, लेकिन सपोज करो जैसे लोअर सरफेस पर अपन हीट कर रहे हैं, तो लोअर सरफेस के पास जो एटम होंगे उनमें एनर्जी गेन करके वो वाइब्रेशन मूवमेंट शो करेंगे, नहीं करेंगे? अरे सीधी सी बात है बच्चों, अगर हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT, यस और नो? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो वो एक जगह फिक्स रह सकते हैं क्या, नहीं बेटा, ठीक है, वो क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे। तो हीट गेन करके कार्बन एटम क्या करते हैं, यानी वाइब्रेशनल मूवमेंट शो करते हैं। वाइब्रेशनल मूवमेंट शो करते हैं तो क्या होता है, अगर वाइब्रेशन करेंगे तो आसपास वाले कार्बन एटम से कोलिजन करेंगे, नहीं करेंगे? ठीक है बेटा, और साइंस का रूल क्या होता है, फिजिक्स का रूल क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल किसी अदर पार्टिकल से कोलिजन करता है, क्या कहा, कोई भी पार्टिकल क्या करता है, किसी अदर पार्टिकल से कोलिजन करेगा तो क्या होता है बेटा, एनर्जी और हीट का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ध्यान रखना, अब मैं कंबाइंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कंप्लीट स्टेटमेंट। क्या, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा, ठीक है, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ ए कार्बन एटम। समझ में आ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन की अब्सेंस की वजह से क्या होता है, हीट के लिए क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। क्लियर है? लेकिन कार्बन एटम की वाइब्रेशनल मूवमेंट की वजह से हीट का क्या होता है बच्चों, अच्छा कंडक्टर होता है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके, यस और नो? ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, लिखो। क्या, इसकी डायमंड की शेप से कैसे, कार्बन एटम के क्या होते हैं, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा, ठीक है, तो हीट कर सकते थे, इतना भी ज़्यादा हीट नहीं होगा कि वो ऐसे ही हो जाए, पूरा फैल ही जाए। मैंने क्या कहा, वाइब्रेशनल मूवमेंट, इसलिए वाइब्रेशनल मूवमेंट बोली। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन चेंज करना नहीं होता, जहां पर है बस वही उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना, थोड़ी मूवमेंट शो करना। उसको बेटा हीट करके स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, घिस घिस कर करते हैं, उसके शेप चेंज करते हैं मशीनरी के थ्रू, ना कि उसे हीट करके। आ गया समझ में? क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता बेटा, ये प्योर सॉलिड होता है, प्योर सॉलिड होता है, वो प्योर सॉलिड ही होता है, वो लिक्विड या गैस की तरह अपनी शेप चेंज थोड़ी कर सकता है, नहीं बेटा। क्लियर है? उसे मशीनरी के थ्रू उसकी शेप चेंज करते हैं, ना कि मेल्ट वेल्ट करके, ठीक है। ये आयरन नहीं होता, अपने आयरन के लिए बोला था, जो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं अपने क्या बोला था, डक्टाइल मेलिएबल, यानी सॉलिड बट हार्ड एंड डक्टाइल मेलिएबल। हार्ड तो होते हैं लेकिन डक्टाइल मेलिएबल। सर वीडियो पॉज है सर, स्क्रीन फिक्स हो गई एक जगह है, अब सही है? प्रेक्षा, रोहित, अब सही है बेटा? अब सही है क्या? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे बच्चों, देखो डायमंड के बारे में मैंने 2 पॉइंट बोले बेटा, देखो फिर से बोल देता हूं, समझना इस चीज को। डायमंड के लिए अपने क्या कहा, इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, अच्छे सुनना, इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, सो शेप ऑफ डायमंड इज टेट्राहेड्रल। क्लियर है बेटा? सेकंड स्टेटमेंट मैंने क्या बोला है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है? ये 2 स्टेटमेंट मैंने बोले थे बेटा, ओके। वीडियो पॉज होने से पहले चलो बेटा लिखो, लिखो, देखो, इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड each carbon atom is sp3 hybridized. In structure of diamond each carbon atom is sp3 hybridized, sp3 hybridized. So shape of diamond is tetrahedral, so shape of diamond is tetrahedral। बच्चा कहेगा सर ये टेट्राहेड्रल थोड़ी है, तो अलग अलग शेप में भी होता है, वो अपन बनाते हैं, लेकिन यूनिट सेल के बेसिस पे बात करें तो छोटा सा पार्ट क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप में होता है, अगर हर कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में बात करें तो। क्लियर है? ये जटिल संरचना बना लो।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा। देखो, ड्यू टू absence of free electrons, due to absence of free electrons, due to absence of free electrons, due to absence of free electrons, diamond is non-conductor of electricity. Diamond is non-conductor of electricity. Diamond is non-conductor of electricity, but good conductor of heat. But good conductor of heat. Due to vibrational movement of carbon atoms, due to vibrational movement of carbon atoms, due to vibrational movement of carbon atoms, due to vibrational movement of carbon atoms। ठीक है बेटा, ये तो हुई बेटा देखो इसकी बेसिक सी बात। इनऑर्गेनिक के बेसिस पे अगर बात करें तो वहां भी एक दो पॉइंट काम आ जाते हैं। ओके, अब मेनली अपने फिजिकल के बेसिस पे बात करते हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसके स्ट्रक्चर में, तो ध्यान रखना, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ZnS टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप। क्लियर है, डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है? ZnS जिंक ब्लेंड टाइप की होती है। ओके, अब जब तक बच्चे को ये नहीं पता ZnS की स्ट्रक्चर कैसे होती है, डायमंड वाली वो रटता बेटा। आ गया समझ में? इसलिए पहले मैंने क्या बताया है, ZnS की स्ट्रक्चर कैसे होती है ये बताया है, याद है ना? थर्ड स्ट्रक्चर अपने पढ़ी थी बेटा। ओके, तो क्या करेंगे अब, ZnS की स्ट्रक्चर बच्चे के देखते दिमाग में आना चाहिए, नाम सुनते ही ZnS की स्ट्रक्चर में होता क्या, ये नहीं सर पूछेंगे, उसके बाद सोचना स्टार्ट करूंगा। ZnS बोल दिया तो ZnS में होता क्या है, हमें पता, हर S-2 एटम क्या होता है, FCC में पैक्ड होता है। यस और नो? अरे ZnS में दो आयन कौन से, Zn+2 S-2। क्लियर है, S-2 क्या होता है, FCC में पैक्ड होता है। और Zn+2 कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, हाफ और अल्टरनेट टीवी में। हाफ और सभी टीवी में होते हैं क्या, नहीं, हाफ और अल्टरनेट टीवी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ZnS टाइप की का मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चा अगर सोचे सर उसमें तो दो आयन हो गए, Zn+2 हो गया, S-2 हो गया, यहाँ पर दो आयन कहां से होंगे, बिल्कुल बेटा यहाँ पर दो आयन तो नहीं होंगे, होंगे तो सभी कार्बन एटम ही। लेकिन जहां जहां ZnS की स्ट्रक्चर में पार्टिकल प्रेजेंट होता है, आयन प्रेजेंट होता है, वहां पर कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर है, अब ZnS की स्ट्रक्चर में एटम कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, FCC होता है तो कॉर्नर और फेस सेंटर पर, और हाफ टीवी में होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। क्लियर है, तो मेरा कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज ZnS टाइप और जिंक ब्लेंड टाइप। एग्जाम में पूछा हुआ है, इन विच कार्बन एटम पैक्ड इन FCC एंड ऑल्सो अकर इन हाफ और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। आ गया समझ में? FCC टाइप की स्ट्रक्चर, ZnS टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें कार्बन एटम क्या होता है, FCC में भी होता है और हाफ टीवी में भी प्रेजेंट होता है बच्चों। क्लियर है? ओके, स्टार मार्क लगा के लिखो बेटा स्टेटमेंट को, स्टार मार्क लगा के लिखना, क्योंकि डायमंड की स्ट्रक्चर है, बच्चे को ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता, उसका रिंग नेकलेस वगैरह सब पहनना ही बेकार है। ओके, चलो लिखो, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज ZnS टाइप, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज ZnS टाइप, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज ZnS टाइप, in which each carbon atom packed in FCC, in which each carbon atom packed in FCC, in which each carbon atom packed in FCC and also present in half or alternate tetrahedral voids, and also present in half or alternate tetrahedral voids। आ गया समझ में? ZnS टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें कार्बन एटम क्या होता है,
यानी एफसीसी में भी होता है और हाफ और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में भी प्रेजेंट होता है बच्चों। क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा। और ये नीट में आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या बच्चों? नीट 2013, ओके, जब फर्स्ट टाइम नीट हुआ था बच्चों इंडिया में, तब हुआ था बच्चों। उससे पहले एआईपीएमटी या आरपीएमटी बोलते थे, ओके। ठीक है बच्चों, देखो एआईपीएमटी वही ऑल इंडिया लेवल की, स्टेट लेवल की आरपीएमटी होती थी अपने। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड यूनिट सेल। डायमंड यूनिट सेल में क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होगा, ओके। तो बच्चों समझना इस चीज को, इधर ध्यान दो बच्चों। देखो नॉर्मली बात करें, इधर ध्यान दो, इससे पहले वाला बच्चे को पॉइंट ध्यान है तो बच्चे के लिए बाकी के आंसर देना बहुत इजी है बच्चों, ओके। क्या कहा हमने? क्या कहा? कार्बन एटम कहाँ होता है? एफसीसी में होता है। एफसीसी देखते ही दिमाग में आना चाहिए कहाँ कहाँ होता है? कॉर्नर और फेस सेंटर, यस और नो। एक कॉर्नर एटम कितना पार्ट होता है बच्चों? 1/8। टोटल कितने कॉर्नर एटम? 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे। प्लस इसके अलावा कहाँ होता है? एफसीसी बोला है तो फेस सेंटर, एक फेस सेंटर एटम 1/2। टोटल कितने फेस सेंटर? 6 होता है बच्चों। बस यहीं पर होता है क्या? अरे ओनली यहीं पर होगा क्या? नहीं बच्चों, इसके अलावा कहां पर होता है? हाफ और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर एफसीसी बोला है तो नंबर ऑफ एटम 4, तो टीवी कितनी होती है? 8, डबल कर देंगे बच्चों। लेकिन हाफ में होता है तो डबल का क्या करूंगा? अरे सीधी सी बात है, 8 का 1/2 करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे बेटा। क्लियर है? ये जो एटम मैंने बोले हैं ये तो कौन से है बेटा? एफसीसी वाले एटम है, यस और नो। और ये जो मैंने लिखा है ये कौन से हैं? ये है हाफ टीवी वाले, यस और नो। अरे बात समझ में आई? बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर ने ये कौन से एटम लिख दिए। क्लियर है? ये जो मैंने लिखे एटम्स ये तो कौन से? जो एफसीसी स्ट्रक्चर में होते हैं। क्लियर है? और ये कौन से? जो हाफ टीवी में प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा? 1, ये कितना होगा? 3, ये कितना होगा? 4। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4 + 4 कितना हो गया? 8। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया बेटा। क्लियर है? और बच्चों का पहला ऑप्शन क्या दे रखा था? बच्चे सिर्फ इस बात को रटते हैं क्या कि एफसीसी होती है, एफसीसी होती है, एफसीसी होती है। डायमंड में कौन सी ज्योमेट्री होती है? एफसीसी होती है। बच्चा इस बात को रट के रखता है और एफसीसी देखते ही नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना करता है? 4 करता है। लेकिन 4 होता है क्या? नहीं बेटा। कितना होगा? 8 होगा बेटा। क्लियर? पहला ऑप्शन 4 ही दे रखा था और बच्चे वही चिपका के आ गए थे। उन्हें इतना रट रखा था कि एफसीसी में होता है, लेकिन सिर्फ रटना और पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान होना अलग बात होती है, ओके। नोट करो बेटा। चलिए बेटा, चलो ये अपने बात की है डायमंड यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ओके। चलो बच्चों आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड यूनिट सेल अगर बोले, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड यूनिट सेल क्या होगी? तो बच्चों इस बात को समझना, इधर ध्यान दो। हमें पता है एफसीसी में होता है, एफसीसी में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफसीसी की यूनिट सेल अपन बना लेंगे। ये लो बच्चों इधर ध्यान दो, एफसीसी में होता है तो हमें पता है एफसीसी में एटम कहाँ कहाँ होता है बच्चों? कॉर्नर पर होगा। तो ये लो बच्चों कॉर्नर पर बना दिए। और हमें पता है एफसीसी में बच्चों ये बताओ कॉर्नर के अलावा कहाँ कहाँ होता है? रे फेस सेंटर पर होता है, तो कॉर्नर के अलावा कहाँ पर बना दो? फेस सेंटर पर बना दो बच्चों, ओके। जतिन रिप्लाई किया अगर फटाफट। ये लो कॉर्नर पर बेटा, ये कहाँ पर हो गए? फेस सेंटर पर। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा हमें पता है कहाँ पर होता है? टीवी में होता है। टीवी का फॉर्मेशन कहाँ होगा जतिन? बॉडी डायगोनल पर, ओके। तो हमें पता है बच्चों देखो बॉडी डायगोनल पर होता है तो समथिंग यहाँ भी टीवी बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी बेटा। इसमें भी ये बताओ कार्बन एटम होगा नहीं होगा? सभी में एटम होता है तो एक कार्बन एटम मतलब समथिंग यहाँ होगा। क्लियर है बेटा? ओके ठीक है। एज लेंथ अगर ए है,
एज लेंथ अगर ए है बच्चों, तो देखो क्या करेंगे अपन नॉर्मली अगर अपन बात करें तो देखो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही होता है पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, एरिया और टोटल एरिया ऑफ या वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? तो कैसे करेंगे बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट वही रहेगा क्या, जेड मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या करेंगे v मल्टीप्लाई क्या करना है 100। क्लियर है? कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अब देखो बच्चों नॉर्मली अगर अपन बात करें अपने पास हमें पता है v तो क्या होता है a क्यूब होता है, क्योंकि एफसीसी क्या होती है क्यूब की फॉर्म में यूनिट सेल होती है, तो v को तो क्या करेंगे अपन a की क्यूब में लिख ही देंगे, v इक्वल टू a क्यूब होता है क्यूब के लिए। क्लियर है? ठीक है, लेकिन r को भी अगर मैं a की टर्म में लिख दूं तो a से a को कैंसिल आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते, बाकी मैथमेटिकल वैल्यूज बचेगी उनको कैंसिल आउट करके सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ओके देखो बच्चों कैसे करना समझना, r और a को कैसे कोरिलेट करेंगे, ये वाला जो एटम है समथिंग, ये बताओ बच्चों एक्चुअल एटम तो ऐसा होगा नहीं होगा, अरे अपन डॉट की फॉर्म में एक्चुअल में शॉर्ट में एटम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल एटम तो क्या होगा ऐसे होगा। क्लियर है? ये वाला एटम क्या होता है एक्चुअल में ऐसे होता है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बताओ बच्चों यहां से लेकर यहां देखो ये रेडियस क्या होगी r, इस एटम की रेडियस क्या है r। क्लियर है? यहां से यहां तक अगर मैं डिस्टेंस बोलूं यहां से लेकर यहां तक, ये बताओ ये कितना होगा, √3a/4 होगा या नहीं होगा, यस और नो। टीवी की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों √3a/4। क्लियर है? इसका मतलब क्या लिखेंगे r प्लस r, यानी क्या लिखूंगा 2r इक्वल टू कितना हो गया बच्चों √3a/4, यस और नो। क्लियर है? तो r इक्वल टू कितना हो गया √3a/8, यस और नो। 2 को इधर लेके आ सकते हैं। क्लियर है? बस यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड कितना लिखेंगे 8, ये ध्यान रखना 4 नहीं, कितना होता है इसके लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम यानी कार्बन एटम 8 होता है। क्लियर है? ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4/3 पाई, आर को क्या लिखेंगे बच्चों √3/8 √3a/8, और इसका क्या करना है क्यूब करना है, अपॉन में v को क्या कर सकते हैं a क्यूब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। यस और नो? क्लियर है? a क्यूब से बेटा इस a को उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते, बाकी मैथमेटिकल वैल्यूज है इनको सोल्व करने पर ये आता है बच्चों 34% या फिर 0.34, ये मेरे पास क्या आ गया पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। समझ में आ गया? क्लियर है? और इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे वैकेंट स्पेस जो होगा वो कितना होगा 66% या फिर 0.66 होता है, ये ध्यान रखना। मैंने ब्लॉक किया है बच्चों, सीधा ऑप्शन पूछा जाएगा। ओके, अब पहली बात तो बच्चे के दिमाग में आई सर अगर पैकिंग एफिशिएंसी इतनी कम है तो डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है। अरे हार्डेस्ट सबस्टांस में इसका नाम आता नहीं आता, आता है बच्चों कि सर जब पैकिंग एफिशिएंसी इतना कम है तो इतना ज्यादा हार्ड क्यों होता है। तो ध्यान रखना इसकी जो हार्डनेस है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से नहीं बच्चों, इसके कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से होती है। अरे सॉलिड के टाइप अपने देखे थे आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, याद है ना, तो इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ये। ओके, तो इस वजह से ध्यान रखना पैकिंग एफिशिएंसी तो कम होती है क्योंकि बीच में स्पेस ज्यादा होता है। ओके, आप नॉर्मली डायमंड अगर देखते हो बेटा सिंपल सी बात है, जैसे आप रिंग वगैरह यूज करते हो उसमें जो डायमंड आता है नेकलेस वगैरह यूज करते हो उसको जब ब्रेक करोगे हैमर से या किसी पत्थर से उसे आप ब्रेक करोगे तो देखोगे उसका जो अंदर का पार्ट है उसमें कुछ पोर्स से दिखाई देते नहीं देते, बीच में कुछ पोर्स से होते हैं, ना कि बिल्कुल हार्ड होता है। क्यों? बीच बीच में स्पेस काफी होता है लेकिन बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से वो हार्ड होता है। क्लियर है बेटा? ओके, नोट करो।
चलिए बच्चों, चलिए बेटा नोट, यस और नो। चलो, तो ये मैंने डायमंड के बारे में कुछ बातें आपको बताई है बेटा, ये ध्यान रखना है। ओके, चलो बच्चों, अब बात करते हैं ये जो अपने अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर पड़ी है उस पे क्वेश्चंस हमें कैसे पूछ सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो, ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने बताया उस पे सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन तो बनता ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसमें कौन सा एटम कहाँ होता है, कौन सा एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सी वॉइड होती है, ये सब बेसिक टिक लगाने वाले लॉलीपॉप क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल हमें इसमें कैसे पूछ सकता है। ओके, लिखो बेटा। अब ध्यान रखना, इसमें एग्जैक्ट आप नहीं सोच सकते कि यही फॉर्मूला लगा दूं क्या। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगेगा बच्चों। ओके, कैसे करना है, चलो लिखो। इफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन, इफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन आर 100 पिकोमीटर एंड 150 picometer respectively, if radius of cation and anion are 100 picometer and 150 picometer respectively, 100 picometer and 150 picometer respectively, then calculate the type of crystal structure, then calculate the type of crystal structure, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टाइप क्या होगा ये हमें बताना है। कैलकुलेट द टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करना, क्या करना, आज इसके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं बेटा। समझना इस चीज को, इधर ध्यान दो। मैंने क्या कहा था, एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कैसे आपको मैंने कुछ हिंट्स बताए थे। पहली बात तो जहां पर कैटायन एनायन की बात आ जाए, अच्छे सुन लेना, ये बातें ध्यान रखना, एक दो बातें दिमाग में कैसे क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना, देखते दिमाग में आ जाए कैसे करना मुझे। क्या, अगर कैटायन एनायन की बात आ जाए तो देखते समझ जाना क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। समझ में आ गया, क्योंकि पूरे चैप्टर में कैटायन एनायन की बात कहाँ होती है, यहीं पर होती है। बाकी तो किस में होती है बेटा, एटम के रेस्पेक्ट में होती है। समझ में आ गया, कैटायन एनायन की बात आ जाए तो समझ आना क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हेल्प से मुझे करना है। क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, ओनली अगर कैटायन एनायन की रेडियस की बात करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए रेडियस रेशियो। समझ में आ गया, ओनली कैटायन एनायन की रेडियस की बात करें तो दिमाग में क्या आना चाहिए, रेडियस रेशियो। और अगर कैटायन एनायन की रेडियस के साथ एज लेंथ की बात करें, नाम भी ले दे, तो दिमाग में आना चाहिए इंटर आयनिक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या कहा, क्लियर है बेटा, ये खास कर ध्यान रखना। ओके, तो क्या करेंगे बच्चों, अपन समझना इस चीज को। सबसे पहले कैटायन एनायन की रेडियस दे रखी है, बस खाली रेडियस की बात कर रहा तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं, तो क्या लिखूंगा, r प्लस अपॉन r माइनस है। अब खाली देखो कैटायन एनायन की रेडियस की बात करा तो बैठे बैठे रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लेना, ऐसे तो बैठे रहोगे फालतू बेटा कि कैसे करूं क्या करूं समझ नहीं आ रहा कुछ, तो फालतू बैठे रहोगे, इससे अच्छा रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लेना। ओके, रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लोगे तो आपका 50% काम हो जाएगा। दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक जरूर करेगा, क्या कि कब मैं कैसे कर सकता हूं। ओके, तो देखते हैं बच्चों, मेरे भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे खड़ा रहूंगा तो रेडियस रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं। कैसे करेंगे बेटा, कैटायन कितना बोल रहा है 100 पिकोमीटर, ये कितना है 150 पिकोमीटर, इससे अगर कैंसिल आउट करें तो 2/3 होगा या नहीं होगा, और 2/3 मतलब कितना 0.66, यस और नो। अब ये बताओ ये जो रेडियस रेशियो आ रहा है कौन सी रेंज में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ रेंज। रेंज का मतलब समझ रहे हो ना, कहां से लेके कहां तक, ये कौन सी रेंज है बेटा, फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली है, फोर्थ वाली, थर्ड वाली बेटा। सोच क्या रहे हो, रेंज देखते दिमाग में आना चाहिए। 4 रेंज हमने लिखाई थी बेटा, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल वॉइड। 4 रेंज, पहली रेंज क्या थी 0.155 से 0.225 तक, सेकंड कौन सी थी 0.225 से 0.414 तक, थर्ड कौन सी थी 0.414 से 0.732 तक, और फोर्थ कौन सी थी 0.732 से 1 तक। क्लियर है, ये कौन सी रेंज है बच्चों, 0.66 आ रहा है, किसके बीच की वैल्यू है, बस ये देख लो 0.414 से 0.732 के बीच की वैल्यू है, यस और नो। इसका मतलब थर्ड वाली जो रेंज होती है वो किसके लिए होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होती है। क्लियर है, और ये बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सी स्ट्रक्चर में थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सी स्ट्रक्चर में थी, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, काम खत्म। ओके, ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कैसी है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर होगी बस। अब देखो बेटा कैसे दिमाग काम में लेना, पहले कुछ वैल्यू कैलकुलेट करना, उसको कोरिलेट करना किसमें क्या होता है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस रेंज के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड आती है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसमें होती है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर में, तो काम खत्म। इसका मतलब जो सॉलिड जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें दे रखा है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, NaCl टाइप की है। क्लियर है, नोट करो।
चलिए चलिए बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो लिखो द रेडियस ऑफ ए प्लस, द रेडियस ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस आयंस, द रेडियस ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस आयंस आर 112 picometer and 200 picometer. The radius of A plus and B minus ions are 112 picometer and 200 picometer respectively. Then calculate the coordination number of A plus ions. Then calculate the coordination number of A plus ions. Calculate the coordination number of A plus ions. A plus ion का coordination number क्या होगा? फटाफट बताओ बेटा, 20 सेकंड आपके पास, फटाफट। एक क्वेश्चन करके मैंने आपको हिंट दिया बच्चों। क्या फिर से स्क्रीन पॉज हो गई क्या? प्रेक्षा, रोहित, फिर से स्क्रीन पॉज हो गई क्या? बीच बीच में पॉज हो रही है बेटा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी साइड। यहाँ तो सही चल रही है, सामने बेटा कंप्यूटर चल रहा है सामने ही, यहाँ पे तो एकदम सही चल रही है। मे बी नेटवर्क इश्यूज। अब तो सही चल रही है क्या? अब तो सही चल रही है फिलहाल, ठीक है। हाँ, और कैसे लविश, कैसे? हाँ हाँ, जतिन कितना होगा? चलो प्रेक्षा, रोहित कितना आंसर आया बेटा? ए प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखो आते हुए गलती करवा देना बेटा, देखो यही तो होता है बच्चों। देखो करना कैसे, क्या करना, देखना, समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आएगा, समझना इस चीज को। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, बैठे रहोगे तो रेडियस रेशियो ही कैलकुलेट कर लेना, आर प्लस अपॉन आर माइनस। यस और नो, क्लियर है बेटा? तो क्या करेंगे, ये मुझे कितना दे रखा है 112 पिकोमीटर, दूसरा क्या बोला है 200 पिकोमीटर, पिकोमीटर से पिकोमीटर गया तो बच्चों ये कितना आएगा 0.56। यस और नो, पहले बात तो ये बताओ 0.56 मेरे पास रेडियस रेशियो आया है, कौन सी वर्ड के लिए होता है? ओवी के लिए होता है। यस और नो, 0.414 से 0.732 तक है, ओवी के लिए होता है। क्लियर है? अब ये बताओ मेरे पास दो आयन है, एक है ए प्लस, दूसरा है बी माइनस, तो ये बताओ वॉइड में कौन सा प्रेजेंट होगा, ए प्लस होगा या बी माइनस? अरे ए प्लस होगा, सीधी सी बात है, कैटायन होगा। और ओवी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ओवी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है, 6 होता है? अरे सोच क्या रहे हो, 3 4 6 है, 10 बार बता दिया। इसको भी वापस रखने की जरूरत है क्या बेटा? क्या कहा, ओवी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ये चीजें तो बेटा कंप्यूटर क्लिक होनी चाहिए, देखते दिमाग में 3 4 6 है, काम खत्म। इसका मतलब ओवी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो दोनों आयनों में ओवी में कौन प्रेजेंट होगा? ए प्लस होगा। तो जो ओवी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही तो क्या होता है बेटा? ए प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। काम खत्म। तो क्या लिखेंगे, ये ओवी में होगा तो ए प्लस की अगर मैं बात करूं तो ए प्लस की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। कितना इजी वे में, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन दिमाग आपको उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है, कैसे करना है, क्या करना। क्लियर है? मेरे पास रेडियस रेशियो आ गया, वो ओवी के लिए होगा क्योंकि हमें पता है ये जो रेडियस रेशियो की वैल्यू आ रही है किसके लिए होती है? ओवी के लिए होती है।
और ओवी अगर होगा, इसका मतलब दो टाइप के आयन है मेरे पास, तो ओवी में कौन सा आयन होगा, ए प्लस। तो जो ओवी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही तो क्या होगा, ए प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कितना हो गया, 6। क्लियर है, नोट करो बेटा। माइंड को प्री एक्टिव बनाओ बेटा, प्री एक्टिव, पूछने से पहले एक्टिव। क्योंकि ऐसी मेंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम हॉल में बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ध्यान रखना। वहां पर क्वेश्चन आपने देखा है 5 मिनट तक आपके दिमाग में नहीं आया कि बोला क्या है, क्या करना है। वहां पे तो एकदम टॉप माइंडेड होते हैं बेटा, फटाफट 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 क्वेश्चन देखते दिमाग में हर चीज, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे दिमाग में क्लिक करता जा रहा, वो भी बोला मतलब ये होता है, ये बोला मतलब ये होता है, सब सिलेक्शन होता है, ध्यान रखना। तो आपको प्रैक्टिस वैसी करो, ऐसा नहीं है हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे हमेशा, नो बेटा। अपनी प्रैक्टिस कैसी है, हम वैसे रहेंगे, ये ध्यान रखना। परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस के अच्छे अच्छे बेटा फेल हो जाते हैं, और प्रैक्टिस की वजह से एवरेज भी लोग भी सक्सेस होता है, ठीक है। तो ये खासकर ध्यान रखना। चलो, और ये चीजें होती है बेटा सेल्फ प्रैक्टिस है, घर पे प्रैक्टिस करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करो। जैसे मुझे टेस्ट पेपर सोल्व करना है, क्वेश्चन देखते दिमाग में आना चाहिए, नहीं 10 मिनट तक मैं लेके बैठा हूँ, कौन मुझे देख रहा है, मैं खुद मुझे देख रहा हूँ। आ गया समझ में। मुझे एग्जाम हॉल में खुद के लिए क्या करना है, मैक्सिमम 1 या 2, कोई जेईगा क्वेश्चन है तो मान लो 2 मिनट मान लो, नीट लेवल का मैक्सिमम 1 मिनट मान लो, ठीक है। वो भी फिजिकल और फिजिक्स, ना कि बाकी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स 3 पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फिजिकल। क्लियर है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और जो मान लो बायो का, बायो आपके लिए तो बायो क्या काम आएगा, लेकिन बायो वाले बच्चे के लिए आ जाए मैक्सिमम 30-40 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगना है नीचे देखते, ये वाला। क्लियर है। कोई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लेन दिया जाए, 3-4 रिएक्शन को आपस में ऐड कर दिया, तब जरूर मान सकते हो 1-2 मिनट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस रूम पे वैसी ही होनी चाहिए बच्चों, जैसी एग्जाम हॉल में आपको करना है। क्लियर है। और उसके लिए फोकस अच्छा रखो, टाइम शेड्यूल बना के अगर काम करोगे, आपने अगर पूरे दिन में एक एक्सरसाइज आप लेके बैठ गए, आपने सोचा ही नहीं है मुझे कब तक करना है, तो शाम तक वही एक्सरसाइज लेके बैठे हो कि मुझे उसमें पीएचडी करनी है, एक क्वेश्चन में 1 घंटा देना, ये जरूरी है क्या, नहीं बेटा। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपके पास मान लो एवरेज एक क्वेश्चन की होनी चाहिए 2 मिनट, मैंने एवरेज बोला है, क्यों, क्यों उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो क्या करेंगे आपके पास 10 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 30 मिनट में 30 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 5 मिनट भी टाइम ले लेंगे। लेकिन वो एवरेज, सभी एवरेज आके 2 मिनट में सारा एवरेज आ जाता है। कुछ कम टाइम वाले होंगे, कुछ ज़्यादा टाइम वाले। तो रूम पे फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हो, आपके पास होना चाहिए एक क्वेश्चन के 2 मिनट। सेकंड टाइम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हो, अगर कभी रिवीजन करो तो एक क्वेश्चन का 1 मिनट एवरेज। तो टाइम क्लॉक के साथ पढ़ो। मेरे 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, उसमें मुझे 100 मिनट का टाइम देना है। 100 मिनट का टाइम क्लॉक, रिमाइंडर सेट करके, अलार्म सेट करके बैठ जाओ, इस 100 मिनट में मुझे कंप्लीट करके ही उठना है। यानी 5 क्वेश्चन कर लिए भागे, 5 क्वेश्चन कर लिए इधर भागे, 5 क्वेश्चन कर लिए इधर भागे, नो। प्रैक्टिस वैसी होनी चाहिए जैसे एग्जाम हॉल में मुझे बनना है। समझ में आ गया। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो बेटा, छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी प्रैक्टिस कहाँ से कहाँ आपको क्या कैसे क्या बना देगी। समझ में आ गया। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखो। ओके, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, द रेडियस ऑफ Na प्लस, the radius of Na plus and Cl minus, the radius of Na plus and Cl minus are 130 picometer and 170 picometer respectively। अब क्वेश्चन बोलने के साथ साथ दिमाग चलाते जाओ, क्या बोला है इसने, आ गया समझ में। और जहां पर लास्ट लाइन बोले ये कैलकुलेट करो, देखते क्वेश्चन को पकड़ लो, इसका मतलब ये करना मुझे। क्वेश्चन साथ साथ दिमाग चलाओ। द रेडियस ऑफ Na plus and Cl minus are 130 picometer and 170 picometer respectively, then calculate द वॉल्यूम, और इसके ब्रैकेट में लिखो बेटा इन सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखो इन सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NaCl यूनिट सेल, वॉल्यूम के ब्रैकेट में लिख लेना इन सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NaCl यूनिट सेल, लिख लिया। चलो मुझे खाली आइडिया दे दो बच्चों, ये बताओ कैसे कर सकता हूं। लविश कैसे कर सकता हूं, जतिन, प्रेक्षा, रोहित, सिर्फ मुझे ये बता दो सर ये कैलकुलेट कर लो, इससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं कर दूंगा, फिर खाली मुझे आइडिया चाहिए आपके दिमाग का कि दिमाग में आइडिया स्ट्राइक किया या नहीं किया।
जतिन, लविश, प्रेक्षा, रोहित, 10 सेकंड आपके पास, खाली मुझे आइडिया दे दो कि सर ऐसे करना है। रेडियस रेशियो उससे उससे काम खत्म। करना क्या है, अरे सीधा क्वेश्चन थोड़ी लिखा हूं, आर प्लस इतना आर माइनस इतना है तो ए कितना होगा, ए से वी कितना होगा, सीधी सी बात है। इतना दिमाग हमें चलाना है क्या, अपन डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बैठे हैं बेटा, क्या कि सर मुझे आर प्लस आर माइनस दोनों रेडियस दे रखी है, तो इससे पहली बात तो क्या होगा मेरे पास एक्चुअल में क्या आ सकता है, ए आ सकता नहीं आ सकता, और जब ए आ जाएगा यूनिट सेल के लिए अगर ए आ गया तो वी आ सकता नहीं आ सकता। अरे क्यूब की फॉर्म में तो होता है बच्चों, NaCl कैसा होता है क्यूब की फॉर्म में, तो v इक्वल टू ए क्यूब से क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। क्लियर है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है NaCl की बात करा तो क्या करेंगे, फॉर NaCl के लिए हमें पता है r प्लस प्लस r माइनस इक्वल टू क्या होता है, a/2। यस और नो, होता नहीं होता बेटा, ओके। r प्लस मुझे कितना दे रखा है 130 पिकोमीटर, r माइनस मुझे कितना दे रखा है 170 पिकोमीटर, इक्वल टू क्या करूंगा मैं a/2। यस और नो, क्लियर है, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ गया बच्चों 300 पिकोमीटर, इक्वल टू क्या हो गया a/2। यस और नो, तो a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 300 पिकोमीटर, यानी a इक्वल टू आ गया मेरे पास 600 पिकोमीटर। यस और नो। अब खास बात देखो बच्चों, मुझे गलती करवाने के लिए क्या दे रखा है, वॉल्यूम मुझे किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बताओ, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा 10 टू पावर 5 10 पक्का। लविश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। क्या करेंगे, हमें पता 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -12 मीटर, बहुत अच्छे जतिन। तो क्या करेंगे 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर, यस और नो, क्योंकि सेंटीमीटर में मुझे पूछा है तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। बस मेरा आंसर आ गया ना ये, नो नो बेटा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। क्लियर है, तो वॉल्यूम में क्या करूंगा, v इक्वल टू क्या करेंगे a क्यूब है, तो यहां से क्या करेंगे v इक्वल टू a कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर, इसका क्या कर दूंगा क्यूब कर दूंगा। ओके, अब बच्चा देखो इस चीज को, वही बात है, पेन चला के करने बैठ जाता मैं तो 6 का क्यूब करके ही रहूंगा चाहे कुछ ही हो जाए, लेकिन दिमाग चलाओ बेटा, पेन बाद में चलाना। आ गया समझ में, डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो ज्यादा हो खेल होता है, दिमाग का ध्यान रखना, पेन से कितना चला दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है, मुझे 6 को 3 टाइम करना है, 6 को 6 से कर दो 36। सर अब क्या करूं, अब तो पेन चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दिमाग चलाओ। कैसे, 36 के टुकड़े टुकड़े कर लो बेटा, टुकड़े टुकड़े कैसे करो बेटा, 36 को 30 और 6 बना लो। क्लियर है, 6 को 30 से करे कितना 180, 6 को 6 से करे कितना 36, 36 180 को ऐड कर दो 216, काम खत्म। ओके, तो क्या लिखेंगे बच्चों 216 मल्टीप्लाई विद 10 टू पावर -8 का कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2.16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, इसको हमने क्या किया, इसकी साइज कम कर दी तो इसकी साइज ज्यादा कर दो, सीधी सी बात है। इसकी वैल्यू को हमने कम किया 216 से 2.16 बना दिया, इसको डिक्रीज किया तो इसको इंक्रीज कर दो, इंक्रीज करेंगे मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया, अरे इसको 100 से डिवाइड किया नहीं किया, इसको डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी मुझे ऑप्शन दे सकता है। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा, नोट करो। प्रेक्षा, रोहित, रिप्लाई नहीं आ रहे बेटा, स्क्रीन सही चल दी है क्या, सिर्फ यही रिप्लाई आ रहा है।
चलिए चलिए बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड ए बी, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड ए बी, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड ए बी is NaCl type. The structure of solid AB is NaCl type. Then calculate. जतिन कर कैलकुलेट, बता आंसर बता। जतिन बता क्या आंसर होगा। हाँ बस तो यही चीज हाथों हाथ बताना था सर क्या करना है, तो क्वेश्चन लिखने 7 आंसर आ जाना चाहिए। क्या कैलकुलेट करूं, लिखो बेटा। चलो ये लिखा देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे। लिखो बेटा द रेडियस ऑफ एनायन, द रेडियस ऑफ एनायन नंबर 1, द रेडियस ऑफ एनायन। इसमें कई सारे क्वेश्चन लिखेंगे बेटा घुमा फिर आगे। द रेडियस ऑफ एनायन इफ radius of cation is 100 picometer, the radius of anion, if radius of cation is 100 picometer and solid has ideal packing, and solid has ideal packing, and solid has ideal packing, लिख लिया। नंबर 2 लिखो, ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन बेटा लॉलीपॉप क्वेश्चन थे नीट टाइप के। ओके अब जहां में थोड़ा दिमाग काम में लेना पड़े, अब देखो कैसे हमें करना घुमा फिरा के। नंबर 2 लिखो बेटा द रेडियस रेंज ऑफ एनायन, द रेडियस रेंज ऑफ एनायन, द रेडियस रेंज ऑफ एनायन इफ रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पिकोमीटर, if radius of cation is 100 picometer, clear है। नंबर 3 देखो how much maximum size cation, how much maximum size cation, how much maximum size cation can be arranged in voids, how much maximum size cation can be arranged in voids, how much maximum size cation can be arranged in voids if radius of anion is 100 picometer, how much maximum size cation can be arranged in voids if radius of anion is 100 picometer, clear है। नंबर 4 the radius of cation and anion, the radius of cation and anion, the radius of cation and anion if age length of unit cell, if age length of unit cell is 300 picometer, if age length of unit cell is 300 picometer, देख लिए इससे ठीक है। और लिखाऊं, अब बच्चे सोचेंगे सर ये क्या हो गया। ओके कुछ नहीं हुआ बेटा, इधर ध्यान दो बच्चों। देखो 1 बाय 1 कैसे हमें आंसर देना है। इस एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के मैंने 4 टाइप से लिखा बच्चों। ओके कैसे करना है क्या करना, इस चीज को समझना। पेन कॉपी छोड़ो और बोर्ड भी आ जाओ बच्चों। इधर ध्यान दो, क्लास में टाइम कम है बेटा। देखो मैं करके बताता हूँ, घर पे जाके बिना देखे सोल्व करना बच्चों। ओके क्या हुआ कैसे हुआ सबसे, हाँ बेटा पहले वाला हो गए, वेरी गुड बहुत अच्छे। देखो बेटा पहले में क्या बोला है,
the radius of anion if radius of cation is 100 picometer and solid has ideal packing. ओके पहली बात तो देखो बच्चों आपको बोल क्या रहा है, सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए AB सॉलिड AB है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है बच्चों, NaCl टाइप है, क्लियर है, NaCl टाइप है। NaCl देख के दिमाग में आना चाहिए वॉइड कौन सी होती है, OV होती है, और OV के लिए हमें पता है R प्लस अपॉन R माइनस कितना होता है बच्चों, 0.414 से 0.732 तक, यस और नो, अरे होता नहीं होता, होता है बच्चों। अब बात करते हैं 1 बाय 1, देखो कैसे करना, क्या करना, हमें क्या बोला सबसे पहले बच्चों, देखो क्या बोला है, यानी रेडियस ऑफ कैटाइन इतना है तो रेडियस ऑफ एनाइन क्या होगा, अगर सॉलिड में आइडियल पैकिंग है, ध्यान रखना ये नाम अगर आ जाए, आइडियल पैकिंग बोला है तो आपको रेडियस रेशियो रेंज नहीं लेनी, एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। अरे आइडियल का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चेंज ना हो, एग्जैक्ट और फिक्स रहे बच्चों, आ गया समझ में, तो ये जरूर ध्यान रखना। क्या फॉर आइडियल पैकिंग, आइडियल पैकिंग इसने बोला है तो क्या लिखेंगे, आइडियल पैकिंग के लिए ध्यान रखना बेटा R प्लस अपॉन R माइनस क्या करूंगा मैं, अरे 0.414 से 0.732 तक लूंगा, या ओनली R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू 0.414, या फिर R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू 0.732, एक वैल्यू अगर लेनी है तो कौन सा लूंगा, ये लूंगा बेटा, क्योंकि हमें पता वॉइड कौन सी होगी, OV, और OV के लिए एग्जैक्ट कितना रेशियो होता है, 0.414 होता है, यस और नो, अरे एग्जैक्ट OV के लिए रेडियस रेशियो क्या होता है, 0.414, तो ये ध्यान रखना, हमें पता है आइडियल पैकिंग बोली है तो एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, R माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, R प्लस अपॉन क्या हो जाएगा 0.414, यस और नो, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, R माइनस है, R प्लस कितना है बेटा 100 पिकोमीटर अपॉन कितना हो गया 0.414, क्लियर है। तो R माइनस आपके पास ऑलमोस्ट आएगा बेटा, इससे डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट आता है 242 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो। चलो बेटा सेकंड में मुझे क्या बोला है, रेडियस रेशियो रेंज ऑफ है एनायन है इफ रेडियस ऑफ कैटायन इक्वल टू ये है, इसका मतलब ये बताओ अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है या रेंज लेनी है, रेंज लेनी है बच्चों, ओके। अगर मुझे रेंज लेनी है तो मैं क्या करूंगा, R प्लस अपॉन R माइनस मुझे पता है क्या होता है 0.414 से क्या होता है 0.732 तक होता है, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। अगर मुझे R माइनस चाहिए तो रेंज कब आएगी, मैंने क्या कहा था, रेंज का मतलब क्या होता है, दो वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, ओके। इसका मतलब है एनाइन के लिए रेडियस रेशियो रेंज, यानी एनाइन की दो टाइप की रेडियस मेरे पास कब आएगी, जब R प्लस को एक बार मैं इससे डिवाइड करूं, एक बार इससे डिवाइड कर दूं, यस और नो, अरे समझ में आ रहा है, हमें पता है बच्चों R माइनस कैसे आ सकता है, अगर R प्लस को इनसे मैं डिवाइड कर दूं, अब इनमें से कौन से डिवाइड करूं, दोनों से 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे तभी तो रेंज आएगी बच्चों, इससे डिवाइड करने पर अलग वैल्यू आएगी, इससे डिवाइड करने पर अलग वैल्यू आएगी, यस और नो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो आएगी तो यहां से लेकर वहां तक वही तो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, R माइनस इक्वल टू क्या आ सकता है मेरे पास, एक तो ये आ जाएगा, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, अपॉन क्या हो गया R प्लस के अपॉन में क्या करेंगे 0.732, समझ में आ गया, क्लियर है। तो R माइनस इक्वल टू क्या होगा, R प्लस है, R प्लस मुझे कितना दे रखा है बेटा 100 पिकोमीटर अपॉन कितना 0.4142, कौन सा ये भी कितना है 100 पिकोमीटर अपॉन कितना हो जाएगा 0.732, यस और नो, क्लियर है। तो इसे डिवाइड करते हैं तो R माइनस कितना आता है, ऑलमोस्ट कर रहा हूं बच्चों, इससे डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 2496, ठीक है वही आ जाएगा, ऑलमोस्ट 242 पिकोमीटर, और ये कहां तक आ जाएगा, 14 को 7 टाइम करते हैं 98, यानी समथिंग आएगा बेटा 136 140 के समथिंग बेटा, इतना पिकोमीटर, समझ में आ गया, क्लियर है। या फिर इसको मिनिमम टू मैक्सिमम, ये मैंने लिखा मैक्सिमम टू मिनिमम, तो मिनिमम टू मैक्सिमम लिखे तो ये ऑप्शन भी दे सकता है 136 पिकोमीटर टू क्या होगा 242 पिकोमीटर, समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्योंकि उसमें मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, रेंज चाहिए, और रेंज में कैसे डिसाइड करूंगा, ऐसे डिसाइड करूंगा, समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, नोट करो बेटा।
चलिए बेटा, चलिए चलो चलो बेटा देखो, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, हाउ मच मैक्सिमम साइज केटायन कैन बी अरेंज इन वॉइड्स इफ रेडियस ऑफ एनायन इज 100 पिकोमीटर। ओके, अब तीसरे में हमें क्या बोल दिया, अगर एनायन की रेडियस 100 पिकोमीटर है तो मैक्सिमम किस साइज के केटायन को वॉइड में अरेंज किया जा सकता है। क्लियर है, यही तो बोला है। इसका मतलब बच्चों देखो, इसके लिए अगर हम बात करें तो हमें पता है R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू मेरे पास क्या आता है 0.414 से 0.732 आता है। यस और नो? अरे हमें पता है NaCl टाइप की स्ट्रक्चर है, यानी इसमें OV होती है, OV के लिए रेडियस रेशियो रेज थर्ड वाला होता है 0.414 से 0.732। क्लियर है, मुझे क्या बोला है, एनायन की रेडियस इतनी है तो मैक्सिमम किस साइज के केटायन को वॉइड में अरेंज किया जा सकता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास ये वैल्यू है, दोनों का रेडियस रेशियो रेंज क्या होता है, और एनायन की रेडियस मुझे दे रखी है। अगर मैं एनायन की रेडियस को इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास R प्लस की वैल्यू आएगी नहीं आएगी। अरे R माइनस मुझे दे रखा, R माइनस को अगर इनसे मल्टीप्लाई कर दूं तो R प्लस आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। क्लियर है, अब ये बताओ R माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं, 0.414 से करूं, 0.732 से करूं, या दोनों से करूं, जिससे ज्यादा आए उससे। समझ में आया? ठीक है बेटा, अरे सीधी सी बात है, मुझे रेंज थोड़ी बोली है, मुझे बोला है क्वेश्चन की लैंग्वेज को फील करो बेटा, कि मैक्सिमम किस साइज के केटायन को वॉइड में अरेंज किया जा सकता है, यानी R प्लस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैंने रेंज काम में लिए तो रेंज से कभी एक फिक्स वैल्यू आती है क्या, रेंज से हमेशा दो टाइप की वैल्यू आती है, यहां से लेकर यहां तक। ओके, इसका मतलब R माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो ये बताओ R माइनस की वैल्यू तो सेम है, ये बताओ इससे मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू ज्यादा आएगी या 0.732 से। 0.73, सीधी बात है, जो ज्यादा है उससे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट भी ज्यादा आएगा। तो R माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इससे मेरे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, और इससे कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम आएगी। यस और नो? मुझे मिनिमम बोली है या मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम बोला है बेटा। तो क्या करना है, R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू क्या काम में लेना है 0.732। मैंने कहा कहाँ दिमाग काम में लेना है, समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है, तो क्या करेंगे, R प्लस इक्वल टू मुझे बोला है तो क्या करूंगा 0.732 मल्टीप्लाई बाई R माइनस, होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। तो R प्लस इक्वल टू क्या करेंगे 0.732 मल्टीप्लाई बाई क्या 100 पिकोमीटर, मुझे ये दे रखा है, तो R प्लस इक्वल टू कितना आ गया 73.2 पिकोमीटर। समझ में आया कैसे किया, यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ओके, चलो लास्ट वाले में मुझे क्या बोला है, लास्ट वाले मुझे बोला है केटायन एनायन की रेडियस अगर एज लेंथ इतनी है, ओके, तो मुझे बोला है NaCl टाइप की स्ट्रक्चर बोली है। तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन कितना शानदार है, NaCl टाइप की स्ट्रक्चर बोली है, तो मैंने क्या कहा था, केटायन एनायन और एज लेंथ तीनों की बात करें तो पहले दिमाग में आना चाहिए इंटर आयनिक डिस्टेंस, यस और नो? और NaCl के लिए इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होता है, R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू √3a/4 होता है, √3a/2 होता है, क्या होता है a/2 होता है। वेरी गुड, कोई सा नहीं होता उनमें से, ध्यान रखना बच्चों। ओके, तो क्या होता है a/2 होता है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या लिखूंगा, R प्लस R माइनस इक्वल टू a मुझे कितना दे रखा है 300 पिकोमीटर अपॉन कितना दे रखा है 2 दे रखा। अरे 300 पिकोमीटर बाई 2 कर सकता हूं, क्योंकि मुझे एज लेंथ कितनी बोला है 300 पिकोमीटर बोला है। क्लियर है, तो R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 150 पिकोमीटर। यस और नो? यहां तक बात समझ में आई? अब बच्चा कहेगा सर अब कैसे, तो अब ऐसे बेटा समझना, अब जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको अच्छे से दिमाग में सेट रखना। आपके पास कई बार ऐसी कंडीशंस आएगी बच्चों जिसमें आपको क्या होगा, केटायन एनायन में से दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। क्यों? नॉर्मली अगर मैथमेटिकली अगर मैं सोचूं तो क्या करूंगा, अगर R प्लस R माइनस दोनों में से मेरे पास किसी एक की वैल्यू होती, तो जैसे R माइनस मुझे पता है तो R माइनस कैसे, R प्लस मुझे पता है तो R माइनस कैसे आता, 150 में से R प्लस को माइनस कर देता, या फिर ये पता होता तो 150 में से ये माइनस कर देता तो R प्लस आता नहीं आता। कहने का मतलब क्या है, R प्लस और R माइनस दोनों में से किसी एक को मैं 150 में से माइनस कर दूं, दूसरा आ सकता नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन मेरे लिए तो दोनों ही क्या है, अननोन है बच्चों। क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं R प्लस को, समझना बेटा सीधा सोल्व करा के रटना नहीं है, तुम्हें दिमाग कैसे लगाना है। अगर R प्लस को मैं R माइनस की टर्म में, या R माइनस की को मैं R प्लस की टर्म में, या दोनों में किसी एक को दूसरे की टर्म में लिखूं, तो या तो दोनों वैल्यू R प्लस
या दोनों वैल्यू आर माइनस की टर्म में आ जाए तो ये बताओ उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते नहीं कर सकते? उसकी वैल्यू वापस इसमें पुट करके दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? क्लियर है? तो ध्यान रखना कई जगह आपको ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी जहां पर आपको आर प्लस को आर माइनस में या फिर आर माइनस को आर प्लस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। एक की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर जो आपके पास आ गया दोनों में से उसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब बच्चा कहेगा सर आर प्लस को आर माइनस में कन्वर्ट करूं या आर माइनस को आर प्लस में? जो आपको इजी लगे वही कर लेना बच्चों। क्लियर है? कैसे? अब देखो कैसे दिमाग लगाना है। तो 4OV हमें पता है इसमें वॉइड कौन सी होती है बेटा? OV होती है। क्लियर है? तो OV के लिए मैं क्या कह सकता हूं? आर प्लस अपॉन आर माइनस कितना होता है? 0.414। बच्चा कहेगा सर रेंज क्यों नहीं ली? कहाँ रेंज काम में लेनी है, कहाँ क्या काम में लेना है? ध्यान रखना मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए बच्चों, तो क्या करेंगे? एग्जैक्ट रेशियो लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? आर प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.414 मल्टीप्लाई बाई आर माइनस। यस और नो? मैंने क्या कहा? आर प्लस को आर माइनस को आर प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे। ओके ठीक है। अगर मैं इसको आर माइनस में कन्वर्ट करूं तो थोड़ा डेसिमल की टर्म में थोड़ा लफड़ा रहेगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो। आर प्लस की जगह क्या लिख सकता हूं? ये वैल्यू रख सकते नहीं रख सकते? रख सकते हैं बेटा। तो क्या करेंगे? 0.414 आर माइनस है और प्लस में साथ में क्या है? आर माइनस इक्वल टू कितना है? 150 पिकोमीटर। यस और नो? तो 0.414 आर माइनस 1 आर माइनस कितना हो जाएगा? 1.414 आर माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 पिकोमीटर। यस और नो? क्लियर है बेटा? तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? अरे ये कैसे किया? यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो क्या लिखूंगा? आर माइनस मेरे पास कितना हो जाएगा? 150 पिकोमीटर अपॉन क्या हो जाएगा? 1.414। अब बच्चों चाणक्य नीति काम में लो, एक्स्ट्रा पेन चलाना ही नहीं है। क्या अगर 1.414 की जगह 1.5 होता? क्या होता? 1.5 होता तो डेसिमल से ऊपर जीरो आता नहीं आता? तो 15 को 15 से कैंसिल आउट करके क्या आता? 100। अरे आता नहीं आता? यहाँ डेसिमल हट जाता, ऊपर जीरो आ जाता, तो 1500 हो गया, ऊपर नीचे 15 हो जाता, तो 100 आता नहीं आता? 100 कब आता? जब 1.5 होता, लेकिन नीचे वाली एक्चुअल वैल्यू 1.5 से थोड़ी कम है या नहीं है? इसका मतलब मेरा रिजल्ट 1.5 से थोड़ा 100 से थोड़ा सा ज्यादा। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? अगर 1.5 होता तो 100 आता, लेकिन 1.5 से थोड़ा सा कम है यानी 100 से थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है? तो ये कितना आएगा? आर माइनस ऑलमोस्ट आता है बेटा 106 पिकोमीटर। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ऑप्शन पास दे रखा है तो एग्जैक्ट करके टाइम वेस्ट करो, वरना मत करना। क्लियर है? जब मेरे पास आर माइनस आ गया, इसमें वापस वैल्यू पुट करके ये बताओ आर प्लस आ सकता नहीं आ सकता? आ सकता है बच्चों। तो क्या लिखूंगा? आर प्लस इक्वल टू 150 पिकोमीटर माइनस क्या करोगे? आर माइनस। यस और नो? तो क्या करूंगा मैं? आर प्लस इक्वल टू 150 पिकोमीटर माइनस क्या हो जाएगा? 106 पिकोमीटर। तो आर प्लस इक्वल टू कितना हो गया? 44 पिकोमीटर ऑलमोस्ट। समझ में आ गया? ये एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के मैंने 4 टाइप से पूछा था बेटा, कहाँ में दिमाग चलाना, कहाँ फॉर्मूला लगाना, क्या करना, कैसे करना। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बोलो, नोट करो फटाफट। प्रेक्षा, रोहित, कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो। जतिन, लविश, कोई भी डाउट बेटा? हाथों से छाप दो। क्या तुम दोनों भी दोनों हाथों से छाप दो। ऐसा नहीं कि मम्मी एक आप नोट करो एक मैं कर देता हूँ। अरे मम्मी पापा से तो नहीं करवाते ना नोट, कि मैं खाली समझू आप नोट्स बनवाओ। कहीं इस चक्कर में तो ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे कि मुझे नोट नहीं करना पड़े।
अब मम्मी पापा को मजबूरी में झेलना पड़ता है कि क्या करे। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छाप दिए बेटा। रोहित प्रेक्षा मम्मी पापा को पूछ लो, नोट कर दिया गया, फिर आगे बढ़े। जल्दी पूछो उनको। ऐसा नहीं उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तुम लोग रह जाओ, दिमाग चलाते रहना बेटा। एग्जाम हमें देनी है, ना कि मम्मी पापा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो। लिखो, if density is 3.84 gram per centimeter cube, if density is 3.84 gram per centimeter cube, if density is 3.84 gram per centimeter cube and lattice parameter is 5 angstrom, and lattice parameter is 5 angstrom for, and lattice parameter is 5 angstrom for a crystal structure of FeO, ferrous oxide, for a crystal structure of ferrous oxide FeO, then calculate the number of Fe plus 2 and O minus ions. Then calculate the number of Fe plus 2 and O minus ions. Then calculate the number of Fe plus 2 and O minus ions. लिख लिए? इन स्ट्रक्चर, और ब्रैकेट में लिखो बेटा, ब्रैकेट में लिखो MW of Fe is equal to 56 and O is equal to 16। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन कल करवाऊंगा, इस क्वेश्चन का मुझे कल आपको आंसर देना है। क्लियर है? रफली बच्चों सोल्व करके मुझे आंसर दे देना, सर दोनों आयनों का नंबर ये होगा और रीजन बता देना सर क्यों हुआ। क्लियर है? कल आके सोल्व करवाऊंगा इसे कैसे करना है, और एक शानदार क्वेश्चन और करवाऊंगा बेटा, जो आपको दिमाग भी काम नहीं करना बंद कर देगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर अपन करके दिखाएंगे। थोड़ा जेई लेवल पे भी काम करेंगे, थोड़ा सा अपन को अच्छा सीखने को मिले बेटा। ओके, कैसे करना क्या करना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड, जो अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। क्लियर है? ऑलमोस्ट 3 लेक्चर में अपना काम है, हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ये क्वेश्चन कल जरूर सोल्व करना, यहाँ तक के क्वेश्चन जो आपसे हो सके सोल्व कर लेना बेटा। अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अब क्वेश्चन सोल्व कर लेना। ओके, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, बाय।